कपल जब पहली बार पेरेंट बनता है तो जब वो हॉस्पिटल से निकलते हैं अपने बच्चे के साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस, उनके सवाल जो होते हैं दिमाग में घूम रहे होते हैं, कैसे होगा। हर पेरेंट्स, हर बच्चा अलग है। आपको अपने बच्चे के साथ एक अलग तरीके से कॉम्बिनेशन, ये कोई टेस्ट नहीं है कि इसमें आपको फुल मार्क्स लाना। बहुत कॉमन है हमारे भारत में शहद चटाना, तो कितना सेफ है ये मेडिकली, क्या ये करना चाहिए? तो मेरा कहना है कि बच्चे को कुछ भी ना पिलाए, माँ का दूध उसमें सब कुछ है, तो आपको उसके अलावा और कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के लिए बेहतर है। बहुत बार माएं ऐसी टेंशन में आ जाती हैं कि अक्सर शाम होते होते बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, 2 से 3 घंटे तक कंटिन्यूस रोता है, क्या ये नॉर्मल है? देखिए मैम, बच्चे के पास कोई और तरीका नहीं होता अपने बारे में कुछ बताने का। उन्हें भूख लगेगा तो रोएंगे, बैठे बैठे वो बोर हो गए तो रोएंगे, अगर उनके डायपर वेट है तो रोएंगे, पेट में गैस है तो हर चीज का रिस्पॉन्स बच्चे का रोना है। घबराने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, बच्चे की नॉर्मल रिस्पॉन्स है, क्राई करके ही वो अपना सारी चीज बता पाते हैं। अक्सर कंफ्यूजन में आके पेरेंट्स को ये समझ नहीं आता कि हमें कितने लेयर्स के कपड़े बच्चे को पहनाने चाहिए, कि बच्चे को तो बोला गया है गर्म रखने के लिए, अब वो बहुत सारे लेयर्स के कपड़े पहना देते हैं। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि जितने आप कपड़े पहनते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है, उससे 1 या 2 लेयर एक्स्ट्रा ही बच्चे को पहनना। बुरी नजर उतारने के लिए अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं काजल लगाते हैं, स्पेशली आंखों में, और बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा काजल लगाते हैं। काजल जो होता है, हमारे जो आंसुओं के डक्ट्स होते हैं, जहाँ से आंसुओं की नलियां होती है, जहाँ से निकलना होता है, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। फिर वो आपका जो आंसू है, जो पानी है आंख का, वो वहीं जमने लगता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल्स नोएडा। आप देख रहे हैं फेलिक्स टॉक्स, जहां हम बात करते हैं आपकी और आपके परिवार की सेहत से जुड़ी जरूरी जानकारी की। घर में एक नन्हे मेहमान का आना जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है, लेकिन इसके साथ कई सवाल और थोड़ी घबराहट भी आती है। आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी की देखभाल से जुड़े ऐसे जरूरी टिप्स की जो हर नए माता पिता के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अविनाश, जो एक पीडियाट्रिशियन हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, शुरुआत करेंगे, एक कपल जब पहली बार पेरेंट बनता है तो जब वो हॉस्पिटल से निकलते हैं अपने बच्चे के साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस, उनके सवाल जो होते हैं दिमाग में घूम रहे होते हैं, कैसे होगा। निकलते हुए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उन्हें नहीं घबराना चाहिए? हमारे पास जितने पेरेंट्स आते हैं, स्पेशली पहले ना जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब हो गई हैं न्यूक्लियर फैमिलीज, तो दे फील वेरी अफ्रेड, दे टेक इट लाइक इट इज़ सम टेस्ट एंड दे हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन इट। बट ऐसा नहीं है, हर पेरेंट्स, हर बच्चा अलग है। आपको अपने बच्चे के साथ एक अलग तरीके से कॉम्बिनेशन, ये कोई टेस्ट नहीं है कि इसमें आपको फुल मार्क्स लाने हैं। स्पेशली जब बच्चा घर ले जाते हैं तो उन्हें डर रहता है, हम इसे खिलाएंगे कैसे, पिलाएंगे कैसे, इसका केयर कैसे करना है, हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो जब हम डिस्चार्ज होता है बच्चे को, सारे केयर्स बताते हैं, और आज हम वही डिस्कस करेंगे जो बच्चों के लिए केयर करते वक्त माँ बाप डरे ना और कॉन्फिडेंटली उनका केयर कर सकें। डॉक्टर साहब, बहुत कॉमन है हमारे भारत में शहद चटाना, है ना, तो कितना सेफ है ये मेडिकली, क्या ये करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए मैम, दादी नानी के ज़माने से ये चलता आ रहा है कि कुछ शहद चटा दो बच्चे को, पहला चीज़ कुछ मीठा चटवा दिया जाए। बट इसमें ना मेडिकली देखा गया है कि क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया मिल सकते हैं, जो कि इन बच्चों में बहुत सीरियस इन्फेक्शन कर देते हैं। तो जो आप बच्चे के लिए अच्छा करना चाह रहे थे, वो नुकसान कर सकता है। तो मेरा कहना है कि बच्चे को कुछ भी ना पिलाए, माँ का दूध उसमें सब कुछ है, उसमें बच्चे के लिए शक्ति की सारी चीज़ें और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली सारी चीज़ें हैं। तो आपको उसके अलावा और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के लिए बेहतर है। पेरेंट्स अक्सर डॉक्टर साहब डर जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे की डिलीवरी होती है उस टाइम बच्चे का वज़न 3 किलो या 4 किलो होता है, तो दिन ब दिन 2 या 3 दिन के बाद, 4 या 5 दिन के बाद वो देखते हैं वो बच्चे का वज़न धीरे धीरे कम हो रहा है, हमारा बच्चा पता नहीं सूख रहा है, शायद उसे सही दूध जा रहा है या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स पेशेंट के मतलब पेरेंट्स के दिमाग में रहता है। तो क्या वज़न घटना नॉर्मल है? जी मैम, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि पेरेंट्स हमारे पास ऐसी कंप्लेंट लेके तीसरे चौथे दिन आते हैं कि हमारे बच्चे का तो वजन और कम होने लगा, तो क्या हम ऊपर का दूध दे दें, गाय भैंस का दूध दे दें, हमारे दूध से तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बच्चा 9 महीने एक पानी में था, जिसकी वजह से बच्चा का जो वजन है वो एक्स्ट्रा पानी का वजन था। तो जब वो बच्चे 7 से 8 दिन के होते हैं तो ये सारा वजन पहले से जो है वो चला जाता है। फिर बाय द 10th डे ऑफ लाइफ
बच्चा अपना नॉर्मल बर्थ वेट रीगेन कर लेता है। तो दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस और ये हर बच्चे के साथ होगा। तो इसमें आप ये ना सोचें कि आपका दूध बच्चे के लिए कम है, हमें इसको कोई सप्लीमेंट देने की ज़रूरत है, कोई मल्टीविटामिन देना शुरू कर देता है, कोई ऊपर का दूध देना लगता है। दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है। 5 से 7 दिन बच्चे का वजन घटता है, बाय 10th डे नॉर्मल बर्थ वेट पे आ जाता है। आ जाता है। डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये जो 4-5 दिनों का टाइम होता है, इसी में बच्चे का कलर भी एकदम से चेंज होने लगता है। बहुत बार बच्चे पीले से दिखने लगते हैं और घर में अक्सर सब लोग, जो आपको पता ही है आजकल सब लोग नेट वगैरह से भी सर्च करते हैं और दादी नानी के नुस्खे भी यूज़ करते हैं, तो वो कहते हैं कि इसे धूप में रख लो, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या सनलाइट में रखना सही मतलब सही डिसीजन है, और क्या उस किस टाइम की सनलाइट बच्चे के लिए ज़रूरी है, कहीं वो उतनी हार्मफुल तो नहीं है, उसके बारे में आज हमें थोड़ा बताएं। जी, देखिए पहली चीज़, माता पिता को जब पता चलता है कि उनके बच्चे को जॉन्डिस या पीलिया हो गया है, तो वो बहुत घबरा जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर जॉन्डिस बच्चे के लिए खतरनाक नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, जो माँ का खून बच्चे के शरीर में होता है वो नेचुरली टूटेगा, और जब वो टूटता है तो उससे पीलिया बनता है। जब वो पीलिया एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तभी हमें उसका इलाज करना पड़ता है, अदरवाइज वो सूसू पॉटी के रास्ते निकल जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। आप धूप दिखाएं या ना दिखाएं, अगर आप दूध अच्छे से पिला रहे हैं तो वो उससे निकल जाएगा। बट हाँ, अगर आप उसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसका ऑफकोर्स ये होता है कि आप उसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आपको ज़्यादा बेटर कलर पता चल पा रहा है, तो उसका फ़ायदा बस इतना है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे 12 बजे 1 बजे की तेज़ धूप में अगर बच्चे को रख रहे हैं तो उससे सनबर्न होने के ज़्यादा चांसेस है, बच्चे को नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस है। तो इसमें ऐसा करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि न्यू पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको बच्चा पीला लग रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास, अपने पीडियाट्रिशियन के पास ले जाएं, वो आपको सही सलाह देंगे कि इनको जाँच की ज़रूरत है कि आपको सिर्फ दूध पिलाने से ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं रोने की। अक्सर बिल्कुल न्यूबॉर्न है तो जाहिर सी बात है बच्चा तो बहुत रोता है। बहुत बार माएँ ऐसी टेंशन में आ जाती हैं कि अक्सर शाम होते होते बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, 2 से 3 घंटे तक कंटिन्यूस रोता है। तो क्या ये नॉर्मल है? देखिए मैम, बच्चे के पास कोई और तरीका नहीं होता अपने बारे में कुछ बताने का। उन्हें भूख लगेगा तो रोएंगे, उनको बैठे बैठे वो बोर हो गए तो रोएंगे, अगर उनके डायपर वेट है तो रोएंगे, पेट में गैस है तो रोएंगे। तो हर चीज़ का रिस्पॉन्स बच्चे का रोना ही होता है, और पेरेंट्स इतने वरीड हो जाते हैं कि बच्चा रो क्यों रहा है। थोड़े से भी रोने पे वो हमें कॉल कर देते हैं, मैसेज करते हैं कि बच्चा 2 घंटे 4 घंटे से रो रहा है। तो आपको देखिए समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा सिर्फ अपनी भावनाओं को सिर्फ रो के ही व्यक्त कर सकता है। तो अगर आपका बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो आप एक बार चेक करें कि कोई डायपर तो नहीं वेट है, बच्चे का जो फीडिंग का टाइम तो नहीं हो रहा, बच्चे को फीड करा के देखें। अगर इसके बाद भी है तो देखिए, पहले जो 3-4 महीने तक बच्चों को कॉलिकी पेन कहते हैं, जो कि गैस बनने की वजह से, बिकॉज बच्चे प्रीडोमिनेंटली मिल्क फेड होते हैं, तो मिल्क फेड जब होते हैं तो उसमें थोड़ी गैस बनती है जिसकी वजह से कॉलिकी पेन होता है। तो ऐसे में घबराएं नहीं, ठीक है। अगर बच्चे को पेट में दर्द भी हो रहा है तो वो बच्चे के लिए कोई ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है। हम एक टमी टाइम का कॉन्सेप्ट कहते हैं, और जिसमें हम बच्चे को जब हम ऑब्जर्व कर सकें डे टाइम पे, उस वक्त हम बच्चे को टमी पे लेटाते हैं, सो दैट जो गैस है वो या तो बर्प से या फार्ट से निकल जाए, तो उससे बच्चे को रिलैक्स फील होता है। दूसरा, फीडिंग कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं है कि दूध से गैस बन रही है तो फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग हटा दें। कंटिन्यू करें, ब्रेस्ट फीडिंग करें, मिक्स फीड ना करें, और अगर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर डॉक्टर की सलाह लें। घबराने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, बच्चे की नॉर्मल रिस्पॉन्स है, क्राई करके ही वो अपना सारी चीज़ बता पाते हैं। डॉक्टर साहब, अब बात करूँगी मैं अम्बिलिकल कॉर्ड की, है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड एक ऐसी चीज़ होती है जिसको लेके बहुत ही मदर्स भी और दादी भी बहुत ही अलर्ट रहती हैं, ये ड्राई होना चाहिए। बहुत बार लोग हल्दी यूज़ कर रहे हैं, पाउडर यूज़ कर रहे हैं कि हमें इसको ड्राई रखना है, गीला नहीं रहना चाहिए। क्या ये सही प्रैक्टिस है? मैम देखिए, अभी हमारे जो कम्युनिटी में है ऐसी प्रथाएं हैं कि कई जगह तो काऊ डंग भी लगाते हैं, गोबर जो होता है वो भी लगाया जाता है नाभि पे। मेरे पास कुछ दिन पहले ही एक केस आया था जिसकी वजह से बच्चे को बहुत गंदा इन्फेक्शन हो गया था और बच्चा वेंटिलेटर तक चला गया था। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अम्बिलिकल कॉर्ड पे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वो पेनलेस स्ट्रक्चर है, उस पर आपको बस ड्राई रखना है, उसे वेट नहीं करना है, और कुछ लोग उसे डायपर के अंदर दबा देते हैं।
टू लुक एस्थेटिकली गुड। जब बच्चे को हैंडल करेंगे आप अम्बिलिकल कॉर्ड को छुपा देते हैं डायपर के नीचे, बट वो फिर वेट होगा, स्टूल लगेगा, यूरिन लगेगा, वो इन्फेक्ट हो जाएगा। तो इट शुड बी केप्ट आउटसाइड द डायपर, इट शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई। 7 से 10 दिन में वो खुद ही सूख के गिर जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जितनी चीज़ें आप अप्लाई करेंगे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन बॉडी के अंदर होता है। इसीलिए मेरे हिसाब से उस पर कुछ नहीं लगाना है, ड्राई रखिए, पेरेंट्स के लिए वही बेहतर है। डॉक्टर साहब, बात करेंगे अब टेम्परेचर की। अक्सर कन्फ्यूजन में आके पेरेंट्स को ये समझ नहीं आता कि हमें कितने लेयर्स के कपड़े बच्चे को पहनाने चाहिए। कि बच्चे को तो बोला गया है गर्म रखने के लिए, अब वो बहुत सारे लेयर्स के कपड़े पहना देते हैं। बच्चा गर्म लगता है तो सोचते हैं कि शायद बच्चे को फीवर हो रहा है। तो ये कन्फ्यूजन बहुत रहता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, क्या होता है कि न्यू पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो ओवर कॉशियस होते हैं। अगर उन्होंने कम कपड़े पहनाए तो दूसरा पेरेंट कहेगा अरे इसे कम पहनाए या ठंड लग जाएगी, ज़्यादा पहनाओ। दूसरा बोलेगा नहीं इसको तो पसीने आ रहे हैं, इसको कम कर दो। तो बेसिकली इसमें पेरेंट्स ना कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें आइडियल वे क्या है, विंटर्स है, समर है, कैसे इसको डील करना है। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, उससे 1 या 2 लेयर एक्स्ट्रा ही बच्चे को पहनाएं। अगर आप उससे ज़्यादा पहनाते हैं तो फिर वो बच्चे को या तो ओवर हीट करेगा। देखिए बच्चा अपना जो जितना भी वार्मथ है बॉडी का वो निकाल नहीं पाता, तो फिर वो हाइपरथर्मिया हो जाता है। फिर आप उसे फीवर की तरह सोचेंगे कि बच्चे को बुखार आ रहा है, आप डॉक्टरों के पास सुबह शाम भागेंगे या हमारे बच्चे को बुखार आ रहा है। तो इसीलिए हमेशा बच्चों को 1 से 2 लेयर ज़्यादा, जितना आप कंफर्टेबल है उससे ज़्यादा पहनाएं। और चेक करते रहें कि हाथ पाँव ठंडे तो नहीं है। अगर हाथ पाँव ठंडे हैं तो आपको 1 लेयर बढ़ानी पड़ सकती है। अगर हाथ पाँव गर्म है, वार्म है, अच्छे हैं, पिंक कलर है, तो बिल्कुल आप फिर आपने सही टेम्परेचर रखा हुआ है। डॉक्टर साहब, अक्सर डिस्चार्ज टाइम पे हम न्यूबॉर्न बच्चों के कुछ स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट करवाते हैं, जैसे हेयरिंग टेस्ट है, थायराइड फंक्शन है। लेकिन पेरेंट्स का कहना होता है कि हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, वो तो अच्छे से दूध पी रहा है, हेल्दी है, वज़न भी ठीक है, पता नहीं ये क्यों टेस्ट करा रहे हैं। तो कितना ज़रूरी है ये स्क्रीनिंग कराना? देखिए मैम, ये अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कंपलसरी कर दिया है कि हर न्यूबॉर्न जो भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है उसको स्क्रीन किया जाए। स्क्रीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम बच्चे को जब बीमारी होगी, जब दिक्कतें होने लगेगी, उससे पहले हम उसे पहचान लें और उसका जो इलाज है वो कर सकें। ठीक है, सही टाइम पे अगर इलाज मिलेगा तो बच्चे को दिक्कतें नहीं होंगी। जैसे हियरिंग टेस्ट है, थायराइड टेस्ट है। अब कई बच्चों की माएँ पूछती हैं कि जी हमारे माँ को ही थायराइड नहीं है तो बच्चे को थायराइड क्यों चेक कर रहे हैं। बट ये एक अलग बीमारी होती है, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर ये बच्चे को होता है तो बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है। तो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों की स्क्रीनिंग की जाती है, जिसे हम अगर पहले जांच पाएँ तो हम बच्चे को आगे एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, बहुत बार क्या होता है कि बच्चा अक्सर दिन में 10 से 12 बार भी पॉटी करता है, और कुछ दिन के लिए हम ऐसा देखते हैं 3 से 4 दिन बच्चा पॉटी नहीं कर रहा। तो पेरेंट्स ऐसे में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो क्या हमें इसका ट्रीटमेंट कराना है, क्या हमें कोई टेस्ट तो नहीं कराने हैं? सो प्लीज़ इसके बारे में आज गाइड करें। जी देखिए, हमारे पास जो पेशेंट्स लेके आते हैं यही सबसे बड़ी कंप्लेंट होती है मदर की, दादी की। अरे जितनी बार दूध पिया उतनी बार तो इसने स्टूल पास कर दिया है, इसने पॉटी कर दिया है, तो बच्चे को दूध लग कहाँ रहा है, वजन कम हो जाएगा बच्चे का। उनका ये डर रहता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, एक रिफ्लेक्स होता है बच्चों में, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स में जितनी बार बच्चा दूध पिएगा बच्चा पॉटी पास कर सकता है। और ये अभी वाला दूध नहीं होता, जो उसने पहले लिया है वो पच जाता है, वो निकलता है। तो ये मत समझिए कि आपका बच्चा जो दूध ले रहा है वो पच नहीं रहा, वो निकल जा रहा है। तो बेसिकली इस गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की वजह से बच्चे दिन में 8 से 12 बार भी पॉटी कर सकते हैं, और हो सकता है 3 से 4 दिन 5 दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके एब्डोमिनल मसल इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो पेरिस्टाल्सिस बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखें। तो कई बार 4-5 दिन भी हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है। आपको फीड जब तक बच्चा ले रहा है और दिन में एटलीस्ट 1 बार यूरिन पास कर रहा है तो आपका बच्चा ठीक है, आप कंटिन्यू करें। डॉक्टर साहब, भारत में हमने देखा है कि मालिश का बहुत ही रिचुअल है कि मदर की भी करनी है, बच्चे की भी करानी है। तो ऐसे में दाई जो होती है, जो मालिश करती हैं, हमने बहुत बार देखा है, उन्हें ये लगता है कि बच्चे का सिर पूरा गोल करने के लिए वो गोल गोल बच्चे के सिर पे मालिश कर रही होती है, बहुत ही अच्छे खासे फोर्स के साथ। तो क्या ये कराना सेफ है? देखिए मैम, ऐसा है कि आजकल तो घरों में रिवाज हो गया है कि हम एक मालिश वाला रख लें, एक मसाजर रख लें जो बच्चे को अलग से मसाज करे, और कई इन्फ्लुएंसर्स भी इसको प्रमोट कर रहे होते हैं। बट द थिंग इज़, क्या ये जितना बेनिफिट दे रहा है बच्चे को
उससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर रहा, ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है। बिकॉज बच्चों के बोन्स, स्किन, सब कुछ बहुत ही जेंटल है, बहुत ही फ्रेजाइल है। अगर आप उसमें उसे पहलवान की तरह अगर उसका मालिश करेंगे तो ऑफकोर्स वो डैमेज ज़्यादा करेगा। कई जगह, कई प्रांतों में देश के देखा जाता है कि गार्लिक और सरसों का तेल गर्म करके लगाया जाता है, जिससे स्किन भी डैमेज हो जाती है। प्लस जो ये आपने सर की बात बोली, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में स्किन, जो हमारा स्कल है, वो जब निकलता है रास्ते से तो वो थोड़ा शेप बदल देता है, तो उसको सही करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप समय के साथ सही हो जाता है। इनफैक्ट हमारे ब्रेन के सामने फॉन्टेनल्स होते हैं जो खुले हुए होते हैं, अगर उस पर प्रेशर पड़ेगा तो बच्चों के जान को खतरा होता है। तो इसीलिए हम कभी भी सजेस्ट नहीं करते कि आपको इतनी फोर्सफुल मसाज करनी है। एक जेंटल मसाज इज इनफ, जिसमें आपको सारे लिम्स को खोलना और बंद करना होता है, दैट इज़ मोर देन इनफ। डॉक्टर साहब, बुरी नज़र उतारने के लिए अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं काजल लगाते हैं, स्पेशली आँखों में, और बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा काजल लगाते हैं। सो एज अ स्पेशलिस्ट क्या एडवाइस देंगे आप पेरेंट्स को? देखिए, आपका बच्चा जैसा है बहुत सुंदर है, उसको काजल लगा के, पाउडर लगा के उसको सजाने की और नज़रों से बचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगाना भी है तो आप कान के पीछे लगा सकते हैं काजल। देखिए क्या होता है, ये काजल जो होता है, हमारे जो आंसुओं के डक्ट्स होते हैं, जहाँ से आंसुओं की नलियाँ होती हैं, जहाँ से निकलना होता है, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। फिर वो आपका जो आंसू है, जो पानी है आँख का, वो वहीं जमने लगता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। प्लस जिस हाथ से आप अप्लाई कर रहे हैं, जब नेचुरल काजल भी नहीं होता, कॉस्मेटिक्स जो आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आँखों को डैमेज ज़्यादा कर रही है, रादर उन्हें किसी नज़र से बचाने के। आप दूसरों की नज़र से बचाने जा रहे हैं, बट आप खुद ही कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे बच्चे को दिक्कत हो। इससे बेटर अगर आपको काजल लगाना ही है, अगर आपकी ऐसी मान्यता है, तो आप कान के पीछे लगाएं, पाँव पे लगाएं, दैट इज़ फाइन। नो पाउडर्स, नो काजल, नो अदर कॉस्मेटिक्स आर रिकमेंडेड फॉर अ न्यूबॉर्न। डॉक्टर साहब, बात करेंगे डाइपर्स की। सो डाइपर्स से अक्सर जो दादा दादी होते हैं वो बिल्कुल मना करते हैं कि डाइपर्स को यूज़ मत करो, इससे रैशेज़ हो जाते हैं, और अक्सर ऐसा भी कहा जाता है कि इससे टांगें टेढ़ी हो रही हैं बच्चे की। तो क्या सच में कॉटन क्लॉथ बहुत ज़्यादा बेटर है? क्या हमें डाइपर्स यूज़ नहीं करने चाहिए? मैम देखिए, डायपर से कोई दुश्मनी नहीं है बच्चे और डायपर की, जो वो हार्म करे, ठीक है? वो बनाया ही बच्चों के लिए गया है। लेकिन द थिंग इज़, अगर वो पॉटी या वेट किया हुआ है, उसने डायपर, बच्चे ने यूरिन पास कर दिया और वेट है, और आपने उसे छोड़ दिया, आपने उसे टाइमली क्लीन नहीं किया, जो यूजुअली होता है कि आप कई बार मिस कर जाते हैं, आप 4-5 घंटे, 6 घंटे वो वेट रह जाता है। तो इन दैट केस डायपर रैश, जो आप बहुत कॉमनली सुनते हो, पेरेंट्स डरते हैं इससे कि डायपर रैश ना हो जाए, हम नहीं पहनाएंगे हम डायपर। तो वो डायपर रैश तब होगा जब अगर आप उसे वेट छोड़ देंगे, आप वो स्टूल है उसमें भरा पड़ा और आपने छोड़ दिया, तभी होगा। सो ऑफकोर्स कॉटन वाला यूज़ करेंगे, अगर उसे अच्छे से क्लीन करेंगे, दैट इज़ गुड, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पेरेंट्स टू ऑलवेज यूज़ अ कॉटन क्लोथ एंड उसको वॉश करके हर बार रिप्लेस करना। तो डैमेज, अगर आप उससे भी अगर फोर्सफुल अगर रब करेंगे तो उससे भी डैमेज हो सकता है स्किन। तो यू कैन यूज़ डायपर, बट यू हैव टू यूज़ इट वाइजली एंड यू हैव टू चेंज इट विद प्रॉपर टाइम। डॉक्टर साहब, बात करेंगे बच्चे को सुलाने की। एक जो स्लीपिंग पोस्चर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं कि हमें तो कहा गया है कि पेट के बल ही सुलाना है हमेशा। तो क्या ये प्रैक्टिस सेफ है? उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपने बताया था कि गैसेस को पास कराने के लिए, थोड़ा सा पेट को हल्का कराने के लिए हमें वैसे सुलाना चाहिए, बट क्या मैक्सिमम टाइम हमें उसी पोजीशन में सुलाना चाहिए? मैम जैसे मैंने जब पहले भी बता रहा था, तो कि जब ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है टमी टाइम, इट शुड बी गिवन अंडर ऑब्जर्वेशन। इट शुड नॉट बी गिवन कि आप सो रहे हैं और आपने बच्चे को टमी टाइम पे रख दिया है, बिकॉज इन दैट केस बच्चे की नोज़, माउथ अगर दब जाती है तो वो सांस नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए वेन एवर यू आर गोइंग टू स्लीप, बैक टू स्लीप का कॉन्सेप्ट होता है। जब भी आप बच्चे को सुलाएंगे, एक हार्ड सरफेस होना चाहिए। कई बार आप देखेंगे बहुत मोटे मोटे गद्दों पे बच्चों को सुलाया जाता है, क्विल्ट यूज़ किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कभी फेस बच्चे का टर्न होके हो सकता है कि उसकी नाक दब जाए, सांस लेने में उससे दिक्कत हो, और सुबह कुछ आप देखें तब आपका बच्चा बीमार हो जाए। तो आप ऐसा ना करें। आप हमेशा बैक टू स्लीप का कॉन्सेप्ट रखें, एक हार्ड सरफेस पे रखें, और ध्यान रखें कि जब आप अपने साथ भी बच्चे को सुला रहे हैं तो उस पर हाथ ना पड़े, उस पर कुशन ना पड़े, पिलो ना पड़े। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आज आपने हमारे बहुत सारे वहम दूर कर दिए। थैंक यू सो मच। एक बार जाते जाते हमारे ऑडियंस को, जो आपको देख रहे हैं, उन लोगों के लिए जो एक कन्फ्यूजन लेके अपने दिमाग में बैठे हैं, क्या हम एक अच्छे पेरेंट हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में मैं यही बोलूँगा, हर पेरेंट अपने बच्चे की नीड समझता है।
अगर आप अपने बच्चे को नहीं समझ सकोगे तो कोई नहीं समझ सकेगा, इसलिए घबराइए मत। यू आर द बेस्ट केयर गिवर, और जब भी ज़रूरत लगे पीडियाट्रिशियन आपकी हेल्प के लिए है। टाइम पे इम्यूनाइज करें, फीड करें, जो डॉक्टर ने सलाह दिया वो करें, आपका बच्चा हमेशा ठीक रहेगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। उम्मीद है न्यूबॉर्न बेबी की देखभाल से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपके मन में भी ऐसे ही कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।